आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पिछले 30 घंटों में यूक्रेन युद्ध में वो हो गया जिसकी कल्पना दुनिया को नहीं थी। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 4000 किलोमीटर अंदर जाकर के भीषण तबाही मचाई। आखिरकार रूस के अंदर यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब हुआ कैसे? एयरबेस और नेवल बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हो गए? क्या इसके पीछे यूरोप और नेटो का भी हाथ है? पिछले 12 घंटे से रूस और यूक्रेन में भीषण वार और पलटवार जारी है। जवाबी कार्रवाई रूस ने भी की है। ड्रोन और मिसाइल से हमले इस वक्त भी जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इस कार्रवाई में पुतिन न्यूक्लियर विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अब डर है एटमी युद्ध का। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए कुछ फैक्ट्स और कुछ वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। रूस पर हुए हमले में अब तक 4 एयरबेस तबाह हो गए हैं, जिनमें ओलेनिया और बेलाया एयरबेस भी शामिल है। जब यूक्रेन के ड्रोन्स ने इन एयरबेस पर हमले किए तो कई बॉम्बर रनवे के ऊपर ही खड़े थे। अटैक के बाद बड़ी तबाही मची। यहां जलते हुए बॉम्बर साफ दिखाई दिए जा सकते हैं। तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं वीडियोस में भी और अब सैटेलाइट इमेजेस में भी, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। इस हमले में एक नेवल बेस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सेवर्नोमोर्स्क नेवल बेस हमले के बाद इस बेस में आसमान तक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। दावा यह किया जा रहा है कि ड्रोन हमले में परमाणु हथियार गिराने वाले फाइटर जेट पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। जेलेंस्की ने इन हमलों की तैयारी 18 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी और इसीलिए यूक्रेनी ड्रोन 4000 किलोमीटर अंदर तक निशाना साधने में सफल रहे। यूक्रेन ड्रोन को कंटेनर ट्रक के जरिए रूस के अंदर, यानी कि रूस के सीमा के अंदर लेकर के गए। पेट्रोल पंप के पास इन कंटेनरों को रोका गया और फिर एयरबेस को निशाना बनाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस से इन ड्रोन्स को कंटेनर से उड़ाया गया। उन्होंने जाकर के फिर रनवे पर हमला किया। मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड ये वीडियो उसी कंटेनर का है, उनमें से एक कंटेनर का है जिसके अंदर ये ड्रोन लाए गए थे। हमले के बाद कंटेनर को भी जैसे ही कुछ रूस की कुछ फोर्सेस के पास आई, उन्होंने समझने की कोशिश किया कि क्या है इस कंटेनर के अंदर। उसी वक्त उसको भी धमाके से उड़ा दिया गया, यानी कि एक तरीके से सबूत को भी मिटा दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक जो अनुमान लगाया गया है उसमें रूस को $7 बिलियन यानी कि 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका भी अलर्ट हो गया है। रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। सर्जेई लैवरोव, जो कि रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका को 2 टूक कहा है कि अब इस हमले की सजा दोषियों को दी जाएगी और जल्द ही दी जाएगी। जबकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस हमले को अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हो सकता है रूस एटमी हमला कर दे? क्योंकि इस हालात में पुतिन की नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उनको इस बात की इजाजत भी देती है। कैसे, ये समझिए। रूसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर कोई देश जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है वो किसी न्यूक्लियर पावर्ड देश की मदद से रूस पर अटैक करे तो इसे रूस के खिलाफ एक जंग, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और रूस एटमी हमला कर सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। तीसरा सिनेरियो कि अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करे, ऐसी स्थिति में भी न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पर जवाब दिया जा सकता है। और चौथी स्थिति ये कि जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल संभव है, वो तब अगर रूस की सीमा पार करके कोई हवा या अंतरिक्ष से उस पर हमला करे। अब सबसे बड़ा सवाल दुनिया के सामने यही है कि रूस पर यह हमला अचानक किया गया है, तबाही मचाई गई है, उसे नुकसान हुआ है, लेकिन क्या ये तबाही इतनी बड़ी है कि पुतिन न्यूक्लियर बटन का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे साथ चर्चा में मेजर जनरल वीके दत्ता जुड़ गए हैं, साथ ही एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैभव सिंह, संस्थापक डिफेंसिव ऑफेंस, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अचल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात की जा रही है, पुतिन कह रहे हैं, रशिया कह रहा है कि हमारे पास हक है कि हम जवाबी कार्रवाई करें। अगर वो ये फैसला करते हैं कि अब हम न्यूक्लियर बटन दबाने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया के सामने क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, उनको रोका जा सकता है? नमस्कार पद्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का सवाल है तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका राइट टू रिस्पॉन्ड में क्या वो इस हद तक जाएंगे? क्या वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे इसका?
और अगर वो इस हद तक इसको एस्केलेट करने की दिशा में काम करेंगे तो फिर सामने तबाही तबाही है सिर्फ। आप जहां तक आप ये कह रही हैं कि क्या उसे ऐसा करने से कोई रोक सकता है, इस समय तो देखिए दोनों तरफ से बातचीत तो चल रही है, लेकिन क्या उनके ऊपर कौन प्रेशर बनाएगा? उन्हें सीज फायर के लिए तो अभी तक कोई परसुएड नहीं कर पाया है, बावजूद इसके कि काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुरू में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं इस बारे में। और इस समय कल तक जो हो रहा था वो यही था कि नेगोशिएशंस और वॉर इन्हें साइमल्टेनियसली परसू किया जाए। लोग इसे नेपोलियन बोनापार्ट की स्ट्रैटेजी से भी कंपेयर कर रहे थे, उनके बारे में ये मशहूर था कि वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली किया करते थे। बट ये इतना बड़ा रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या पूरी वॉर के पॉइंट की कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा नुकसान है। डेफिनेटली पुतिन इससे रिस्पॉन्ड करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो न्यूक्लियर ऑप्शंस का बिल्कुल। इस्तेमाल करेंगे। और जवाब तो पुतिन देंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसको कम्युनिकेट भी किया गया है, एक तरीके से जनरल दत्ता यही कहने से कहते हैं ना कि आप किसी को जानबूझकर नीचा दिखा रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी बोला कि मैंने करीब 1.5 साल पहले, अब आप ये सोचिए कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए थे, जब वो कह रहे थे कि मैं 10 दिन के अंदर जंग रुकवा दूंगा, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने ये ऑर्डर दे दिया था कि आप ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी कीजिए। तो एक तरफ आप बात कर रहे थे पीस की, एक तरफ आप टॉक्स की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ आप ये ऑपरेशन ऑलरेडी प्लान कर चुके थे। तो ऐसे में पुतिन चुप क्यों रहेंगे? बिल्कुल पद्मजा, देखिए ऐसा है, मैं 2 पार्ट में आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, अगर मैं इसको स्पेशल ऑपरेशन की कैटेगरी में मानूं तो ये एक स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्ट्री बना रहा है, जिसके अंदर कि एक बहुत लो कॉस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल किया यूक्रेन ने, जिसके तहत इन्होंने 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया। कैसे इनको स्मगल किया कि क्या रशिया के अंदर ही असेंबल किया, और कहा कैसे ये इनको कंटेनर्स में भर के 5 एयरफील्ड्स के बगल में लेके गए और वहाँ पे इनके ऑपरेटर्स ने इसको इंडिविजुअली ऑपरेट करके टारगेट को सिलेक्ट करके उसको तबाह किया। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल स्पेशल ऑपरेशन है, और क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस से हूँ तो मैं ये मान के चलूँगा कि जिसने भी प्लान किया एक बहुत अच्छा ऑपरेशन प्लान किया। अभी सवाल है कि ज़ेलेंस्की क्या चाहता था ये ऑपरेशन करके हासिल करने के लिए। क्या वो जंग को एस्केलेट करना चाहता था, या वो इस माहौल में जब नेगोशिएशन चल रहे हैं, अमेरिका के माध्यम से जंग को रुकाने की चेष्टा हो रही है, तो क्या वो एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहता था जहाँ पे वो एक ऐसा डेटरेंट रूस के सामने रखे कि अगर आप जंग बंद नहीं करेंगे तो हम भी कोई ना कोई आपका बड़ा नुकसान करते रहेंगे। अभी दूसरा पार्ट मेरा ये है, ये डेटरेंट है या एस्केलेशन है? ये सुनिए सही। अभी क्या है कि दूसरा पार्ट ये है कि इन्होंने रशिया के स्ट्रेटजिक एसेट्स को स्ट्राइक किया। अगर मैं बोलूं कि इनके 34% यहाँ 40-41 जो इनके जहाज जो टॉप ऑफ द शेल्फ इनके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं या एरियल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, उसको तबाह किया। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी चालू हुई होती तो तब भी शायद इनके 40 जहाज बर्बाद नहीं होते। किसी भी स्ट्रेटजिक सॉल्ट में अगर इनका इस्तेमाल किया जाता, चाहे न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए या स्ट्रेटजिक बॉम्बिंग के लिए, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेटजिक बॉम्बर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जाते हैं, उनके साथ में बॉम्बर फाइटर एक्सकॉर्ट होता है, अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स होते हैं, और वो जाके अपना टारगेट को अंजाम देके वापस आते हैं। तो उस लहजे से रशिया के न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक एसेट्स के ऊपर वार हुआ है, और ये एक एस्केलेशन है। अभी इसका जवाब पुतिन कैसे देंगे? अगर वो अपनी डॉक्ट्रिन की बात करें कि हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत ये रेड लाइन आपने क्रॉस कर दी, तो रेड लाइन क्रॉस करी तो किसने करी? यूक्रेन ने करी कि यूक्रेन के मदद करने वालों ने करी? इनको इंटेलिजेंस किसने दी? वो सैटेलाइट स्टिक जानकारी किसने दी कि इतने इनके सेट जो बिल्कुल ओपन में खड़े हैं, एक मंगोलिया के बॉर्डर पे है, एक मिडल में है, एक ऊपर नॉर्थ में है, और इन्होंने चुन चुन के उनको सिलेक्ट करके तबाह किया। बिल्कुल। तो अगर रिटेलिएशन होगा, क्या सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ होगा या इससे भी बड़ा रिटेलिएशन हो सकता है? और क्या उस रिटेलिएशन में, जवाबी कार्रवाई में
व्लादिमीर पुतिन अपने सुपर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो न्यूक्लियर युद्ध की बात की जा रही है, क्या पुतिन सुपर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? क्या है वो सुपर वेपन्स और क्या है उनके मायने? एयर वाइस मार्शल भटनागर, अगर आप भी यहां पर आ सके, और वैभव अगर आप भी यहां पे आ सके, क्या क्या आर्सेनल में है रूस का इस वक्त? कितने घातक हैं ये? क्या इनका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये दुनिया के लिए इस वक्त समझना बहुत ही जरूरी है। आप देखिए यहां पे रूस के ब्रह्मास्त्र इस वक्त उनके पास क्या क्या है? अवानगार्ड है। वैभव अगर आप बता सके क्या है ये अवानगार्ड और कितना घातक हो सकता है ये? देखिए, ये एक बेसिकली एक आप कह लीजिए कि एक ग्लाइड व्हीकल है, ठीक है, जो कि रशिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या इवन जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनको कैरी करने की ये क्षमता रखता है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत आश्चर्यचकित है कि भाई आप 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा आप ये ट्रैवल कर सकता है। यानी कि दुनिया में इस समय कोई भी ऐसा रडार नहीं बना है, चाहे वो अमेरिका हो या इवन फॉर रशिया, इनके पास भी ऐसा कोई रडार नहीं है जो उसको डिटेक्ट कर सके। और मतलब हमला होगा तो कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि आपकी तरफ आ रहा है। जी, और ये जो आप MIRV होते हैं, जो मल्टीपल जो एंट्री व्हीकल्स जो होते हैं, जो टारगेट जो आप मिसाइल्स लेकर के आप कैरी करते हो, वॉरहेड्स अलग अलग, तो मान लीजिए अगर आप 40 वॉरहेड लेके जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 40 के 40 इंडिपेंडेंटली अलग अलग लोकेशंस पे 40 अलग अलग शहरों पे भी जाकर के गिर सकते हैं और उनको कैरी जो है ये अवानगार्ड वहां तक कर सकता है। तो ये एक बहुत अनडिटेक्टेबल आप कह लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है, और इससे इसका कोई भी तोड़, इसका कोई भी काट यूक्रेन के पास नहीं है। और ये जो गेम शुरू किया है, देखिए मैं आपको व्यूअर्स के लिए एक बात बता दूं, CIA एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका सैंक्शन दिया होगा या डोनाल्ड ट्रंप को बताया भी होगा उन्होंने कि हम ये करने जा रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही छूटते उन्होंने बोला कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब एग्जैक्टली हो रहा है। तो ये भी नहीं पता था कि जब आप कह रहे थे मैं वॉर रुकवा दूंगा, हाँ, तो वो ऑलरेडी ये प्लानिंग कर रहे हैं। और CIA एक रोग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। दुनिया भर में कह रहे हैं कि मैंने ये भी रुकवा दिया, वो भी रुकवा दिया, रुकवा कुछ नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए कि CIA एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सर्टिफिकेट हमको नहीं दिलाई, हमारा दावा नहीं है, खुद एडवर्ड स्नोडेन ने बताया है। मतलब आप कह रहे हैं कि पीछे से हाथ जो है CIA का 100%, मुखौटा यूक्रेन का है, बिल्कुल, और हाथ CIA का है। एयर वाइस मार्शल भटनागर साहब, 9M730 बुरेवेंस्कित क्या है ये? बुरेवेंस्कित एक न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल लो लेवल क्रूज मिसाइल है। मतलब पहले तो डिटेक्शन ऑफ मिसाइल इतना डिफिकल्ट है, लेकिन ये और क्रूज करेगी और लो लेवल पे क्रूज करेगी तो बहुत डिफिकल्ट है, और द बहुत डिफिकल्ट है उसको डिटेक्ट करना। और इसकी रेंज है करीब 460 से 500 किलोमीटर, विच इज सफिशिएंट टू थ्रेटन द कंप्लीट ऑफ द होल लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। बहुत आपने जरूरी बात बोली, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो जवाब देंगे पुतिन, क्या सिर्फ यूक्रेन तक ही लिमिटेड होगा? ये RS-28 सरमत क्या है वैभव, और 3M22 सिरकॉन, अगर आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकें। देखिए, ये जो आप सिरकॉन की बात कर रहे हैं, ये तो एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, जो कि रशिया में इस समय उनकी जो फ्रिगेट्स हैं उनके ऊपर, काफी सारी फ्रिगेट्स के ऊपर वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और बहुत सारे पे उन्होंने करना है अभी, और उसका काम वो जारी है। और देखिए, ये भी जो मिसाइल है ये एंटी शिप मिसाइल, अब देखिए यूक्रेन के पास कितनी शिप्स हैं, शिप्स किसके पास है, कौन सी नेवी है विच इज एवरीबडीज नेबर, ठीक है, वो कौन सी नेवी है जो ग्राउंड पे वहां पे जो ब्लैक सी के अंदर और बाकी इलाकों में जो बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहे हैं उनको यूक्रेन, कौन सी नेवी है? वो US नेवी है, ठीक है, तो शिप्स तो उनके पास हैं, तो ये भी अनडिटेक्टेबल है। अमेरिका की जितनी भी वॉरशिप्स हैं उनके पास, किसी भी शिप के पास इतने एडवांस रडार नहीं है जो ज़िरकॉन को जो है इंटरसेप्ट कर सके। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर सबक सिखाना चाहें इस वक्त पुतिन अमेरिका को, तो अमेरिका शुड बी केयरफुल एट दिस टाइम। बिल्कुल, देखिए ये लोग कल से कह रहे हैं ना कि ये रशिया का जो है पर्ल हार्बर मोमेंट है, मुझे नहीं पता वो पर्ल हार्बर मोमेंट है या नहीं, लेकिन अगर ये मिसाइल यूज होती है तो ये अमेरिका का पर्ल हार्बर 2.0 जरूर होगा। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप ये इत्तेफाक रखते हैं। और अगर आप पोसाइडन और ये KH-47M2 किंजल क्या है ये भी बता दें सर। जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये मिसाइल जो भी हाइपरसोनिक होती हैं वो 5 मार्क से ज़्यादा होती हैं तो उनको हाइपरसोनिक बोलते हैं। लेकिन जो भी मिसाइल अभी तक आपने बताई ये 10 मार्क के करीब जा रही हैं। किंजल भी 10 मार्क टच करती है, और ये एयर से लॉन्च होती है, बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एयर से आप लॉन्च करेंगे उसके बाद बैलिस्टिक जाएगी, ऊपर जाएगी करीब 30, 40, 50 किलोमीटर, और उसके बाद नीचे आके कहीं पे भी अटैक करेगी। तो ये बहुत डिफिकल्ट है वंस अगेन इसको डिटेक्ट करना। और पोसाइडन जो है वो अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर वेपन है।
मतलब इन सब ये जो सारे वेपन्स हैं रशिया के पास, अमेरिका पर्ल हार्बर 2.0 जैसे कि वैभव बता रहे हैं, उसको एक बार फिर से एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अभी तक हम मान रहे हैं कि पर्ल हार्बर जो रशिया के ऊपर हुआ है वो कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। अभी यही बोल रहे हैं पर्ल हार्बर का पार्ट 2 इज व्हाट इज नाउ अभी प्ले होने वाला है, जो रशिया करके दिखाएगा जैसे कि यूएस ने करा था आफ्टर द पर्ल हार्बर स्ट्राइक। पर ये बताइए कि अचल सर, इसकी टाइमिंग किसी को समझ में नहीं रहा यार। एक तरफ आपका डेलीगेशन तुर्की में पहुंच चुका है, वहां पर आप कह रहे हैं हम पीस टॉक्स करने वाले हैं, मीडिएशन की बात हो रही है, और ठीक टाइम करके आप उसके 24 घंटे पहले ये अटैक करते हैं। एक जो कहा जाता है कि किसी की नाक रगड़ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर यूक्रेन रशिया की नाक जमीन पर रगड़ने की कोशिश कर रहा था कि देखो हमने तुम्हारे घर के अंदर घुस करके मारा है। देखिए पद्मा जी, जब नेगोशिएशन हो रही होती है तो बहुत बार जो फिलॉसफी है कि टॉक फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो फिर आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे जो है आपको लिवरेज मिलती है उस चीज की। अब वैसे ये जो प्लान ठीक एक दिन पहले हुआ, ये कोइंसिडेंस था या अब इस पे कंट्रोल नहीं था, जस्ट बिकॉज आज टर्की में टॉक्स होने वाली है, सेकेंड राउंड, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं है, कोई खास आउटकम की उम्मीद तो है नहीं इस टॉक से। लेकिन चूंकि ये प्लान पहले से हो चुका है, ज़ेलेंस्की के हिसाब से 18 महीने पहले से ये प्लानिंग चल रही है, तो शायद वो मोमेंट आ गई थी इसे इम्प्लीमेंट करने की, और रोकना ठीक नहीं समझा होगा इतनी प्लानिंग के बाद। तो इसमें कोई डेलिबरेट लिंक है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वो जो फिलॉसफी है कि नेगोशिएशंस और वॉर साइमल्टेनियसली चलें, और आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठें, ताकि आपको अपनी बात मनवाने में मदद मिले। कमजोर आदमी की नेगोशिएटिंग पावर जो होती है वैसे ही कमजोर हो जाती है, और यहाँ तो पुतिन की डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, जो मिसमैच बहुत ज्यादा है उक्रेन और रशिया की जो आपस में बातचीत की टेबल पे। अब आप देख ही लीजिए, पिछली बार भी कोई खास आउटकम निकली नहीं, सिवाय इसके कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुआ 16 मई को जो पहला राउंड हुआ। कोई ज़ेलेंस्की को सेकंड राउंड से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। उनका ये कहना है कि इनके पास तो कोई विजन ही नहीं, कोई प्रपोजल ही नहीं है टेबल पे, जबकि हमारी तरफ से एक प्रपोजल तैयार है। तो सीधी सी बात यह है कि अब इस पॉइंट पे हम खड़े हैं जहां ये देखना है कि रशिया का रिटेलिएशन क्या होगा और उसकी कितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना उनको डैमेज हुआ है। कितना डैमेज हुआ है ये आपको अंदाजा लग जाएगा। वीडियो तो हमने आपको दिखाए हैं धमाके के, लेकिन अब आप सैटेलाइट इमेजेस देखिए। सैटेलाइट इमेजेस जो कि अभी सामने आई हैं, बेलाया लॉन्ग रेंज एविएशन एयरबेस जो है उसकी ये तस्वीर देखिए। यहां पे डिस्ट्रॉयड TU-95, ये कम से कम यहां पर 6 ऐसे उनके एयरक्राफ्ट, उनके बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट थॉट्स वैभव, ये जो सैटेलाइट इमेज पहले सामने आई है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये सैटेलाइट इमेज किसने निकाली है? ये खैर यूक्रेन ही ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली बात यही है कि ये सारा का सारा जो प्लानिंग थी और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो सारा का सारा CIA का किया हुआ है। लेट्स, हमारी ऑडियंस को कम से कम ये पता होना चाहिए, यूक्रेन सिर्फ सामने एक मुखौटा है। और जहां तक देखिए ये जो अब डिस्ट्रक्शन की है, जो फोटोग्राफ सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, देखिए ये TU-95 वगैरह सारे कोल्ड वॉर एरा के प्लेन्स हैं, ये कोई मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स नहीं है। वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि $8 बिलियन के इनके नुकसान हो गए, $9 बिलियन के, ये सारे के सारे उनके थे। ठीक है, उनको डैमेज हुआ है, नो डाउट अबाउट। और सबसे बड़ा डैमेज उनकी इमेज को हुआ है कि हमारे यहाँ अंदर आकर के हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मतलब इफेक्टिवली टारगेट कर लिया गया। और आप माइंड गेम्स भी देखिए, क्योंकि यूक्रेन का क्या इस वक्त पूरा नैरेटिव है, वो कह रहे हैं कि ये TU-95 हमारे म्यूजियम में रखे थे सोवियत एरा से, हमने AI से ड्रोन्स की ट्रेनिंग की अपने म्यूजियम में और फिर घुस करके हमने रशिया में मार दिया। तो इमेज आपकी बिल्कुल डैमेज हुई है। लेकिन जो आप ये पूरा CIA वाली बात कह रहे हैं जनरल दत्ता, ये समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। एक तरफ आप ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, वहां उनको जलील करते हैं, उनसे पूछते हैं तुम सूट क्यों नहीं पहन करके आए, तुम चुप रहो, मेरी बात सुनो। फिर पीछे से ज़ेलेंस्की का इस्तेमाल करके आप रशिया पे ही अटैक करवा रहे हैं। ट्रंप का गेम क्या है इसमें? देखिए, ऐसा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपको कुछ पता नहीं किस गेम के अंदर क्या गेम चल रही है।
तो जो अभी पूरा ये सामने आपने एक कार्रवाई करी है ज़ेलेंस्की ने, एक तरफ आप पीस टॉक्स करवा रहे हैं, एक तरफ आप जंग का समाधान करवा रहे हैं, और एक तरफ आप लगातार रशिया को इंस्टिगेट करते चले जा रहे हैं कि वो एक कोई बड़ा कांड करे और उसके ऊपर और रिटेलिएशन हो। अगर मैं अभी रूस और नेटो की बात करूं, अगर हम फोर्स लेवल्स की बात करें तो नेटो के पास ज़्यादातर फोर्स लेवल रशिया से ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियर सेट्स का सवाल है, रशिया के न्यूक्लियर सेट्स आज के दिन में दुनिया का सबसे बड़ा जंजीरा उनके पास में है। और जब ये इसको कहीं पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यहाँ खुदा ना खास्ता वो सिचुएशन आ गई जो एक्सेंशियल थ्रेट बन जाए रशिया के लिए, उस हालत में रूस फिर ये परवाह नहीं करेगा कि दुनिया का क्या होगा। तो ये दुनिया को सोचना पड़ेगा कि क्या आप जानबूझ के एक मक्खी के छत्ते में डंडा देना चाहते हैं और सबको उसमें मरवाना चाहते हैं। क्या तो आप कह रहे हैं कि एक तरीके से अमेरिका जानबूझ के उकसा रहा है रशिया को कि आप कुछ न्यूक्लियर इवन अपना ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और फिर हम सब आपके ऊपर हमला कर देंगे, क्या ये है प्लान? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी चेष्टा यही है कि किसी प्रकार से हम रशिया को इतना उकसा दें कि वो एक कोई गलत काम करे और हम रशिया को तबाह कर पाएं। लेकिन अगर मैं रेड लाइंस की बात करूं, 3 साल 3 महीने तकरीबन हो गए जंग को लगे हुए, लगातार जो रेड लाइंस रशिया ने दी यूक्रेन को, वेस्ट को और अमेरिका को, लगातार उन रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी है पूरे नेटो ने और अमेरिका ने। रशिया बोलता रहा इनको, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स या कोई वेपन सिस्टम देंगे तो जो देश देगा मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। उसके बावजूद भी दिया, उसके बाद यूके ने दिया, उसके बाद आपको जर्मनी ने दिया। तो ये लगातार ये रेड लाइंस को क्रॉस करते चले गए और जान जान के उकसाते रहे। तो अभी इसके पीछे ओवरऑल उसके बावजूद भी जो टैक्टिकल रिस्ट्रेंट है वो पुतिन ने रखी है, तो वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेटो और अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो कमियां खामियां रशिया की भी प्लानिंग इंटेलिजेंस में रही। बिल्कुल पदमजा, देखिए ऐसा है कि यूक्रेन की कोई भी मिसाइल, उनका कोई भी ड्रोन इतनी दूर उसकी रेंज नहीं थी कि जाके 5 स्ट्रेटजिक एयरफील्ड के ऊपर हमला कर पाते। इन्होंने ये जो ड्रोन्स हैं इनको यहाँ तो रशिया के अंदर ही असेंबल किया है, इनको असेंबल करके इन्होंने कंटेनर या ट्रक्स को अंदर ही हायर किया है और बिल्कुल टारगेट के नज़दीक जाके इसको अपने मॉनिटर्स में हर एक ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए एक एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है ताकि वो इंडिविजुअली टारगेट को सिलेक्ट करके उसको तबाह कर पाए। अभी वो ये बोलना कि साहब हम तो एफएसबी हेडक्वार्टर के बगल में बैठे थे, ये ठीक है, हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा देश है रशिया कि आप हर एक जगह पे नज़र नहीं रख सकते हैं। और ख़ास करके हिंडरलैंड में जंग तो चल रही है यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर, जो यूक्रेन के अंदर 200-300 किलोमीटर बॉर्डर के इलाके में हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं साहब, वो मंगोलिया का बॉर्डर आपका वो जो बिल्कुल मिडल में 800 किलोमीटर दूर, अब ये मान के चले कि जंग चल रही है J&K में और कोई अटैक हो जाता आपका मध्य प्रदेश में, उसकी आप तुलना करके देखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने एक बहुत लो कॉस्ट वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन किया है। 40-40 हज़ार के ड्रोन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और वो रशिया का जो मोबाइल नेटवर्क है उसके सिम इस्तेमाल करके इन्होंने उसी के जो वीडियो रिकॉर्डिंग करे हैं और उसी के माध्यम से गाइड करके इन्होंने हर एक ड्रोन को एक इंडिविजुअल टारगेट पे छोड़ा है। मैं दूसरा बात बताऊं, ये छोटे ड्रोन थे, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम 300 ग्राम एक्सप्लोजिव लगाएं, किसी भी हवाई जहाज़ के विंग के ऊपर एक्सप्लोड कर दें, उसके अंदर अपना फ्यूल होता है हवाई जहाज़ के अंदर, वो फ्यूल एक बम का काम कर जाता है और पूरा हवाई जहाज़ तबाह हो जाता है। तो क्या है, बहुत लो कॉस्ट ऑप्शन था, वेरी वेल प्लान्ड था। इन्होंने अपने जो लोग हैं अंदर, इनके जो सिंपैथी रखते हैं यूक्रेन के साथ में या एंटी पुतिन के लोग हैं रशिया के अंदर ही हैं, उनका इस्तेमाल करके जो यूक्रेन स्पेशल फोर्सेस है, यूक्रेन के इंटेलिजेंस वाले हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान किया है, अंजाम किया है और इसकी मदद करी है जरूर या अमेरिका ने या यूरोपियन सैटेलाइट के माध्यम से इनको सटीक जानकारी दी है कौन से एयरफील्ड के ऊपर कितने जहाज बिल्कुल ओपन में खड़े हैं और पैरामीटर के कितने नज़दीक हैं। अब कोई भी एयरफील्ड ले लीजिए,
किसी भी जगह ले लीजिए, एयरफील्ड का पैरामीटर होता है, उसके अंदर सिक्योरिटी होती है, बाहर के इलाके में पूरा ट्रैफिक चल रहा होता है। आप अपना पालम एयरफील्ड देख लीजिए, आप पालम का हवाई अड्डा देख लीजिए, आपका हाईवे चल रहा है बगल में, मैं हाईवे के बगल में खड़ा होकर 10 ड्रोन उड़ा के वहाँ पे 3 बोइंग के जहाज उड़ा दूँ तो यहाँ तो तहलका मच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक वेरी वेल प्लान लो कॉस्ट ऑपरेशन जो यूक्रेन ने किया है विद हाई रिटर्न्स, और इसमें तो खैर मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये हिस्ट्री बन जाएगा कि आप एक बहुत सस्ते तरीके से अच्छी प्लानिंग करके और ये पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या यही है फ्यूचर ऑफ वॉर, लो कॉस्ट हाई डैमेज ऑपरेशंस जिसकी आप जिक्र कर रहे थे? क्या एक तरीके से ये एक्नॉलेजमेंट भी है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रशिया की तरफ से रिटेलिएशन होगा? देखिए, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस, जर्मनी, यूके, 3 कंट्री प्रोमिनेंटली उक्रेन की कॉज के लिए काम करती आ रही हैं, हर तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब अमेरिका ने भी विड्रॉ किया तो ये तीनों ही कंट्रीज थी जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके हम अगर अमेरिका पूरी तरह से विड्रॉ कर भी लेता है हम उक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इनके लिए तो खतरा हमेशा बना ही रहेगा। और लेकिन अल्टीमेट सवाल ये है, क्या पुतिन किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक करके इसे फिर फुल स्केल नेटो वर्सेस रशिया वॉर बनाएगा? ऑलरेडी ये प्रॉक्सी वॉर आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है उसकी लाइकली? बहुत मुश्किल। मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि पुतिन इज टू स्मार्ट, टू इंटेलिजेंट, और ये वाला जो एपिसोड है इतना बड़ा नहीं है कि इसके चलते हुए इवन इफ उसके पास कोई सबूत भी है कि किसी नेटो कंट्री ने इसकी मदद करी है ये सब करने में, जैसा आपके चैनल पे जिक्र किया जा रहा है कि CIA है इसके पीछे, विच इज क्वाइट पॉसिबल, बट पुतिन भी ये रियलाइज करता है। अभी तो देखिए लड़ाई खिंच रही है। अभी सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि पुतिन ने अभी तक इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया है। आई मीन सबकी यही असेसमेंट थी 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। यदि पुतिन अभी अपने पूरे जो उनके हथियार, जो उनके पास कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उसका फ्रैक्शन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अब ये बावजूद प्रोवोकेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिकन या वेस्टर्न ने सोचा था कि इसको इकोनॉमिकली हम इसको कमजोर कर देंगे, सैंक्शंस का कोई असर नहीं हुआ, और टेरिटोरियल गेन्स भी रशिया के पास काफी है। तो रशिया को अभी ऐसी बड़ी जरूरत नहीं पड़ी कि इस बार का स्केल इतना बड़ा दे कि फिर वो खुल के नेटो वर्सेस रशिया हो जाए। तो अब बात बिल्कुल साफ है कि गेंद व्लादिमीर पुतिन के पाले में है। क्या वो इस जो एक उनके लिए जाल एक तरीके से बिछाया गया है, क्या वो उसमें फंसेंगे, या फिर उनको भी समझ में आएगा कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट ही इस वक्त उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है।